नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अप्रैल सन 2025। हर साल वैशाख माह के पहले दिन वैशाखी का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पीएम मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में 7,100 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 50,000 लोगों के जुटने की है संभावना। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने बोला भाजपा पर हमला, बोले सरकार ने बरती लापरवाही, बारिश की भेंट चढ़ी किसानों की फसल। हरियाणा सरकार इन लोगों को देगी प्लाट, मांगे गए आवेदन, लास्ट डेट 30 अप्रैल। हरियाणा के बीजेपी विधायक ने मंत्री आरती राव को चौंकाया। भरी मीटिंग में बोले एसडीओ ने पूरे परिवार को नौकरी पर रखा, डीसी रेट में पारदर्शिता नहीं। डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामला, एक साथ बरी हुए 29 आरोपी, पंचकुला जिला अदालत ने सुनाया फैसला। हिसार के हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला का सॉन्ग बैन, 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। रोहतकिया का तीसरा गाना यो रोहतक से हटाया गया। व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में 4 घंटे डाउन रहा, यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन कंप्यूटर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटाया। सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी छूट। फैसले से अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने अचानक से करवट ली है और बीते काफी दिनों से जो भीषण गर्मी महसूस हो रही थी, आखिरकार लोगों को उससे राहत मिली है। हालांकि कई लोगों के लिए मौसम में आया यह बदलाव काफी परेशानी भरा साबित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंधी और बरसात के कारण कई जगह पेड़ गिरने, सड़क दुर्घटना होने, बिजली बाधित होने, खुले में रखा अनाज भीगने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते कुछ दिनों से पूर्वी हवाएं चलने के बावजूद भी तापमान में इजाफा हो रहा था। 9 अप्रैल की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया और बूंदाबांदी देखने को मिली है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाएगा। सेंट्रल एक्साइज दिल्ली की तरफ से टैक्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। ये भर्तियां खेल कोटे से की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए व कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। यमुनानगर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर यमुनानगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बीपीसीएल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बीपीसीएल प्लांट यमुनानगर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यहाँ 3 डेयरी प्लांट है जिनसे निकलने वाले गोबर का प्रबंधन किया जाएगा। यह प्लांट एक दिन में 100 टन गोबर और 125 टन कचरे से बायोगैस का उत्पादन करेगा। रैली में 42 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, पानीपत, सोनीपत, करनाल और गोहाना से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे। हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए और प्लाट की घोषणा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इनाम देना राजनीति का विषय नहीं है। सरकार विनेश के सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देगी। विनेश फोगाट हमारे लिए हीरो है। वहीं इससे पहले विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार की ओर से 4 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा के बाद आभार जताया है। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, वह इस पैसे से इंटरनेशनल लेवल की एक खेल एकेडमी बनाएगी। यह उनका सपना है जो इस प्राइज मनी के जरिए साकार होने जा रहा है। यह केवल एक इनाम नहीं है बल्कि अवसर और असली जीत है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखी लंबी पोस्ट में लिखा है, खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है, प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौसला। अब वक्त है इस सब का ऋण चुकाने का। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से विनेश फोगाट को 2 प्राइज मिलने वाले हैं। उनमें 4 करोड़ रुपए का कैश के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP का एक महंगा प्लाट भी शामिल है। हरियाणा में सरकार ने अब हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला का इलीगल गाना भी बैन कर दिया है।
इस गाने पर अब तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। वहीं अमित सैनी रोहतकिया का एक और गाना बैन किया गया है। सरकार अभी तक कुल मिलाकर 30 से ज्यादा गाने यूट्यूब से हटवा चुकी है। जिन सिंगरों के गाने हटाए गए हैं उनमें मासूम शर्मा, गजेंद्र फोगाट, अंकित बालियान और नरेंद्र भगाना जैसे नाम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इनके गानों की वजह से गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। ढांडा न्योलीवाला का इलीगल गाना 19 अक्टूबर 2024 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक कुल मिलाकर 22,72,000 यानी 2.2 मिलियन लोग देख चुके थे। रोहतक के रहने वाले सिंगर अमित सैनी रोहतकिया का यो रोहतक से मेरे भाई 2 गाने को भी यूट्यूब से हटवा दिया गया है। 8 अगस्त 2024 को अपलोड हुए इस गाने पर 7.4 मिलियन यानी 74 लाख व्यूज आ चुके थे। इससे पहले रोहतकिया का एफिडेविट और धारा 302 गाना भी बैन किया जा चुका है। तीसरा गाना बैन होने के बाद रोहतकिया ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लिखा, गाना डिलीट होने पर बधाई, राजी रहा करो सारे भाई। इनके अलावा नरेंद्र भगाना, हर्ष संधू, अंकित बालियान, सुमित पारदा, राज मावर, मनीषा शर्मा के गाने भी बैन हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हरियाणा के होडल से बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन अपनी ही सरकार में डीसी रेट यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां देने के सिस्टम से नाखुश दिखाई दिए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सामने ही इस व्यवस्था की पोल खोली तो सब हैरान रह गए। विधायक ने कहा कि डीसी रेट की नौकरियों में पारदर्शिता नहीं है और इसका बंटवारा चहेतों के बीच किया जा रहा है। दरअसल पलवल में हुई ग्रीवेंस कमेटी की इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव लोगों की समस्याएं सुनने पहुंची थी। वहीं बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। इस दौरान जब विधायक ने यह मामला उठाया तो मंत्री भी स्तब्ध रह गई। होडल से भाजपा के विधायक हरेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करते हुए कहा, मेरे ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ का एसडीओ है जिसने अपने पूरे परिवार को कॉन्ट्रैक्ट पर विभाग में नौकरी पर लगाया हुआ है। एसडीओ ने अपनी वाइफ और भाई के नाम तक लिस्ट में चढ़ाए हुए हैं। इनमें से नौकरी करने कोई नहीं आता, बस घर बैठे वेतन लिया जा रहा है। विधायक ने आगे कहा, इस तरह के अधिकारियों की बदौलत सही कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा कोई एक अधिकारी नहीं कर रहा है बल्कि सभी विभागों में अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। विभाग के बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार के लोगों को नौकरी पर लगा देते हैं, लेकिन गरीब आदमी घूमता रहता है। रोजगार की तलाश में उन्हें भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह जनहित का मुद्दा है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अफसरों के चहेते लोग न तो दफ्तर आते हैं और नहीं काम करते हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है, वे अपने काम करवाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं यानी चक्कर काटते रहते हैं। जनता के हित को देखते हुए कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने वहां मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दे डाले। एडीसी को मामले की जांच सौंपी गई है। रोहतक के गढ़ी सापला किलोई हल्के के गांव नांदल में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते वही हुआ जिसका डर था, यानी बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल पानी की भेंट चढ़ गई। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की पकी पकाई फसल सरकारी निकम्मेपन की भेंट चढ़ गई है। जो किसान फसल बेचने के लिए मंडी में पहुंचे थे उनके लिए ना ही तिरपाल की व्यवस्था थी और ना ही बारदाने की। जिस फसल की खरीद हो चुकी थी उसका भी उठान नहीं हुआ और वह भी बारिश में भीग गई। सड़कों पर गेहूं की ढेरियां पूरी तरह से भीगी हुई नजर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खेत में तैयार खड़ी फसल को बरसात के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ चल रही आंधी के कारण पूरी फसल खेत में बिछ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे किसानों के लिए भी मुआवजे की मांग उठाई है। साथ ही दोहराया कि सरकार को बिना देरी के मंडियों में उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जल्द से जल्द खरीद और उठान का प्रबंध करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फसली सीजन में अक्सर आंधी व तूफान आता है। आने वाले दिनों में भी बरसात व तूफान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर बार भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सरकार को बिना देरी किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET की तैयारियों में लगा हुआ है। CET परीक्षा मई में प्रस्तावित है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है। आयोग के अनुसार CET को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया है कि वह अपने कागज तैयार रखें। इससे पहले CET नवंबर 2022 में हुआ था। गौरतलब है कि प्रदेश के लाखों युवा CET का इंतजार कर रहे हैं। पहले यह हर साल होना था, मगर अभी तक सिर्फ एक बार ही हुआ है। अब दोबारा से CET का आयोजन होना है। नए नियमों के तहत एक पद के लिए 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि CET की परीक्षा कौन सी एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी। इस बारे में आयोग का कहना है कि एजेंसी को चयनित करने पर भी बातचीत जारी है। परीक्षा के लिए हरियाणा में तकरीबन 2500 सेंटर बनाए जा सकते हैं। सेंटरों में CCTV कैमरे व मोबाइल जैमर की भी व्यवस्था होगी। हर जिले के उपायुक्त को नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि CET मई के तीसरे हफ्ते में आयोजित किया जा सकता है।
हरियाणा सरकार द्वारा आमजन मानस के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सोनीपत के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन योजना के तहत पात्र किसानों से ऑफलाइन माध्यम में आवेदन मांगे गए हैं। इनके तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित हुई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल भूमि का 75% या फिर उससे ज्यादा हिस्सा अधिग्रहित हुआ हो। दूसरी शर्त यह है कि आवेदन करने वाले किसान की कम से कम 1 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया हो। यदि कोई किसान इन दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है तो वह भी योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन खरखोदा में HSIIDC की IMT प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित हुई थी। पात्र किसानों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का लाभ देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या फिर अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। इस विषय में नगर निगम ने किसानों से कहा है कि वह अपने डॉक्यूमेंट के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द कार्यालय में आवेदनों को जमा करवा दें। इसके लिए 30 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में जोरदार बारिश होने से अफरा तफरी मच गई। लोग बारिश से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। इस दौरान अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी मंच से गुलदस्ता लेकर दौड़ी। जब बारिश लगी तब सीएम पहुंचे नहीं थे। इसके कुछ देर बाद सीएम नायब सैनी कार्यस्थल पर पहुंचे। अंबाला में शनिवार को कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का 50वां मेला शुरू हुआ। इसके उद्घाटन के लिए सीएम को बुलाया गया था। कार्यक्रम में करीब 400 से 500 लोग पहुंचे थे। शाम करीब 6 बजे बारिश शुरू हो गई। इस पर पंडाल में कुर्सियों पर बैठे लोग उठ गए और बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़े। यहाँ बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले शुक्रवार को हिसार में आंधी में बीजेपी की रैली के लिए लगाए गए पंडाल टूटकर गिर गया था। वहीं चरखी दादरी में मंत्री कृष्णलाल पंवार के कार्यक्रम का टेंट भी आंधी की भेंट चढ़ गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 18 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया था। देश भर के कई राज्य आजकल भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों का यही हाल है। गर्मी के प्रकोप के चलते बिजली की मांग भी लगातार बढ़ गई है। इसे देखते हुए हरियाणा बिजली निगम द्वारा अब घरेलू और कृषि क्षेत्र के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर दिया गया है। वर्तमान में खेतों के लिए 8 घंटे तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 16 घंटे बिजली सप्लाई निर्धारित की गई है। इस विषय में जिलों के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुसार चारों मंडल में अलग अलग समय पर बिजली सप्लाई की जाएगी। दुष्कर्म में आरोपी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की सजा को लेकर पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 29 आरोपियों की पहचान न होने से उनको बरी करने के आदेश जारी किए हैं। इसी मामले से जुड़े 3 आरोपियों की पहले मौत हो चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 25 अगस्त 2017 में सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय सीबीआई अदालत ने अज्ञात 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी 29 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। बरी किए गए आरोपी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे थे। इन 29 आरोपियों के खिलाफ 2019 में आरोप तय किए गए थे और उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फैसले को लेकर दोबारा बदलाव किया है। इससे पहले ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों पर 90 दिनों तक के लिए टैरिफ पर पॉज लगाया था। अमेरिका ने अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और चिप्स को टैरिफ की कैटेगरी से बाहर किया है। इसका अर्थ है इन सामानों पर अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के इस निर्णय से एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों को लाभ पहुंचेगा। अमेरिका में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने से इनके दाम बढ़ने की संभावना थी। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को नुकसान होता। यही मार अमेरिका को भी झेलनी पड़ती। अमेरिका ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर पर जवाबी टैरिफ हटाने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ लगाने से केवल दाम बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों को काफी नुकसान होने वाला भी है। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर कूपे एसयूवी टाटा कारू और कारू ईवी के डार्क एडिशन लॉन्च कर दिए हैं। दोनों कार को ऑल ब्लैक थीम के साथ पेश किया गया है। ये लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। कारू ईवी डार्क एडिशन की एक शोरूम कीमत की बात करें तो 22,24,000 रुपए रखी गई है। वहीं कारू आइस वर्जन की कीमत 16,49,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि 19,52,000 रुपए तक जाती है। कारू ईवी का मुकाबला MG ZS EV और हुंडई क्रेटा EV से है। वहीं आइस पावर्ड कार की टक्कर सीट्रोन बेसाल्ट डार्क एडिशन से रहती है।
इस हफ्ते भारतीय बाजार में सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 5 अप्रैल को सोना 91,014 रुपए पर था, जो अब 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 2,339 रुपए बढ़ी है। ये सोने का ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 92,910 रुपए पर थी, जो अब 92,929 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 19 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,850 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 95,820 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।